हॅलो, आता आवाज आणि स्क्रीन येत आहे बरोबर? हो येते. ओके. सो कालच्या लेक्चरमध्ये आपण डायनॅमिक मेमरी म्हणून एक कन्सेप्ट पाहिलं होतं. डायनॅमिक मेमरी ॲलोकेशन. सो मेमरी ॲलोकेशन. सो बेसिकली केव्हा केव्हा काय होतं की आपण जेव्हा प्रोग्राम यूज करत असतो तेव्हा जर युजरने काही ॲक्शन्स परफॉर्म केले, सो आपल्याला काही नवीन काही बनवायचं असतं, नवीन काही क्रिएट करायचं असतं आणि त्यासाठी मेमरी लागते. बेसिकली अगर जेव्हा आपण MS वर्ड किंवा स्लाइड्स बघतो, बेसिकली आपण PPT बनवतो. सो PPT बनवताना स्टार्टिंगला कसं असतं की एकच स्लाइड दिलेली असते, फर्स्ट स्लाइड. पण जेव्हा युजर न्यू स्लाइड क्लिक करतो तेव्हा एक नवीन स्लाइड, आणि जेवढ्या वेळा क्लिक करेल तेवढ्या वेळा नवीन 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 स्लाइड्स येत जातील. सो बेसिकली एक नवीन स्लाइड बनवायला पण काहीतरी मेमरी जात असेल, कारण की आपण काहीतरी दाखवतोय. सो बेसिकली असं जेव्हा युजर डिफाईन्ड प्रोग्राम जेव्हा एक्झिक्यूट होत असेल तेव्हा आपल्याला काही मेमरी लागत असेल किंवा तेव्हा आपण काही मेमरी यूज करत असेल, सो त्याला म्हणतात डायनॅमिक मेमरी ॲलोकेशन. बेसिकली डायनॅमिक मेमरीशी आपण खेळणार. आणि हे जे आपण व्हेरिएबल्स डिफाईन करतो इथेच आपल्या प्रोग्राममध्ये, हे आहेत स्टॅटिक. का? कारण की हे आपण प्रोग्रामच्या आधीच आपल्याला माहित आहे की हा व्हेरिएबल बनलाय, ह्याच्यात असं असेल, त्याच्यात तसं असेल. पण डिफाईन नसतं कधी पण की युजर किती मेमरी घेईल, काय करेल, किती वेळा लागेल. सो बेसिकली यासाठी हे डायनॅमिक मेमरी ॲलोकेशन क्रिएट केली, एक कन्सेप्ट क्रिएट केली. सो बेसिकली आपण काल काय काय पाहिलं. सो बेसिकली मेमरी मॅनेजमेंटचे जसं मी सांगितलं, एक स्टॅटिक मेमरी असते आणि एक हे असते डायनॅमिक मेमरी. स्टॅटिक म्हणजे आपण स्टार्टिंग पासून सगळं डिफाईन करून ठेवलंय, व्हेरिएबल वगैरे. आणि जे हे आहे डायनॅमिक, ते कसं आहे आपण युजरच्या बोलण्यावरनं आपण हे करतोय. सो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आहेत. बेसिकली हा मेमरी जो आहे C++ मध्ये कसा असाइन होतो, काय होतं, त्याचं थोडंसं आपण बघू की आत कसं होतं. सो त्यात 2 टाईप्सचे मेमरी असतात, बेसिकली स्टॅक आणि हीप. बेसिकली या 2 टाईप्समध्ये आपल्या कम्प्युटरमधला C++ जो प्रोग्राम असतो तो एक्झिक्यूट होतो. सो स्टॅक म्हणजे काय, बेसिकली एक बकेट सारखं आहे. बकेट किंवा आपल्या घरी चपाती बनतात, सो चपाती एकावर एक आपण ठेवत जातो आणि जी सर्वात लास्टची असते ती आपण पहिले खायला घेतो. हे काल एक्झाम्पल देतो. तसंच सेम जर पॅनकेक्स वगैरे असे किंवा डिशेस असतात, आपण प्लेट्स एकावर एक ठेवत जातो. लग्नाचं इथं जातो, एक मोठीशी लाईन असते किंवा स्टॅक असते कशाची, प्लेटची. आणि आपल्याला जर जेवायचं असेल तर आपण कुठला सर्वात वरचा प्लेट घेतो. तो ठेवला कधी असतो, लास्टला ठेवला असतो. सो त्याला लीफ ओपन म्हणतात, लास्ट इन फर्स्ट आउट. बेसिकली हे आहे स्टॅक. सिमिलरली एक हीप म्हणून कन्सेप्ट आहे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये. ते ट्रीज सारखे असतात असे. बेसिकली ते बॅलन्स ट्री असतात. हे ट्रीज काय असतात, ग्राफ काय असतात, हे सगळं आपण डेटा स्ट्रक्चर्स मध्ये पाहू. पण बेसिकली हीप एक ट्री सारखे असतात. आणि आपले फॅमिली ट्री असतात बघा, की सर्वात पहिले आजी आजोबा, त्यानंतर मम्मी पप्पा, त्यानंतर आपण चिल्ड्रन्स, असेच एक फॅमिली ट्री बनवतो आपण छोटा असताना. तसेच हे हीप असतात. वरती सर्वात मोठं, खाली खाली जाताना कमी कमी होत जातं त्याचं ऑर्डर किंवा काही इम्पॉर्टन्स असेल ते. सिमिलरली जसं वरतून मोठं ते छोटं आहे, सिमिलरली उलटं पण आहे, छोटं ते मोठं. सो सर्वात पहिले हे असेल सगळ्यात छोटा किंवा सगळ्यात कमी इम्पॉर्टन्स वाला, त्यानंतर थोडंसं जास्त, त्यानंतर थोडंसं जास्त, त्यानंतर थोडंसं जास्त. सो सिमिलरली असं आहे, हे सर्वात कमी, हे थोडंसं जास्त, हे थोडंसं जास्त, असं उलटं. सो मॅक्स आणि मिन हीप आहेत. सो बेसिकली हिप्स आणि स्टॅक आहेत. सो आपण म्हटलं की एक स्टॅटिक मेमरी असते आणि एक डायनॅमिक मेमरी असते. सो स्टॅटिक मेमरी जे असते ते यूज करते, स्टॅक यूज करते, आपल्या स्टॅक डेटा स्ट्रक्चर्स. सो त्याच्यात कसे आपण व्हेरिएबल्स जे डिफाईन करतो किंवा क्लासेस, फंक्शन्स किंवा असे मेमरीज जे ऑब्जेक्ट्स बनवतो, ते सगळे स्टॅक मध्ये बनतात. आणि जेव्हा आपण डायनॅमिक मेमरी यूज करतो, म्हणजे जेव्हा आपल्याला लागेल तेव्हा यूज करणं, तेव्हा सोडणं, हे सगळं जेव्हा आपण करतो, तेव्हा आपण डायनॅमिक मेमरी हीप मध्ये यूज होते. ते C++ तसं म्हणजे डायव्हर्ज केलेलं आहे की डायनॅमिक असेल तर हीप मध्ये जाणार ते सगळं, म्हणजे प्रोग्राम एक्झिक्यूट होताना ते हीप मध्ये जाणार, जी आपण डायनॅमिकली मेमरी क्रिएट केली.
सो त्यानंतर डायनेमिक मध्ये आपण बेसिकली जेव्हाही आपण व्हेरिएबल्स बनवतो किंवा काही बनवतो, तेव्हा फर्स्ट स्टेप काय असते त्याला बनवणं. त्यानंतर सेकंड स्टेप काय असते त्याला मॉडिफाय, अपडेट किंवा चेंज करणं. आणि थर्ड स्टेप काय असते की डिलीट करणं त्याला. कारण की मेमरी असंच आपण सोडू नाही शकत. जर आपण बेसिकली आपण बघतो कुठला तरी ऍप चालू केला. सो ऍप पहिले तरी क्रिएट केला असेल कोणीतरी, आपण त्याला इनिशियलाइज केलं, स्टार्ट केलं. स्टार्ट केल्यानंतर त्यामध्ये गेम खेळले, थोडं काही गेम असेल तर, आणि त्याच्यात काहीतरी डेटा सेव्ह झाला. सो ते अपडेटेशन किंवा इनिशियलायझेशन. आणि जेव्हा आपण रिसेंट्स मधनं काढतो किंवा एक्झिट करतो, तेव्हा काय होते त्यांनी जेवढी काही मेमरी घेतली असते त्या गेमनी किंवा त्या ऍपने, ते एम्प्टी होते, म्हणजे आपण काढून टाकतो ते. बेसिकली रॅम मधनं काढतो. सो तसंच डायनेमिक मेमरी मध्ये पण 3 स्टेप आहेत. फर्स्ट वन क्रिएशन. सो क्रिएशन साठी काय आहे, एक न्यू म्हणून कीवर्ड असाइन केलाय त्यांनी. जर आपल्याला नवीन काही बनवायचं असेल, सो म्हणजे डायनॅमिकली कुठली तरी मेमरी अलोकेट करायची असेल, सो सॉरी, सो एक कीवर्ड आहे न्यू. सो न्यू यूज केल्यानंतर त्याच्यानंतर जे काही आपण डाटा टाइप देतो, ते असेल इंट, फ्लोट, बुलियन, काही जरी असेल, सो तेवढी मेमरी अलोकेट होते. जसं इंट साठी 4 बाईट, फ्लोट साठी 4 बाईट, डबल साठी 8, स्ट्रिंग साठी 32 बिट्स असं अलोकेट होते. पण व्हेरिएबल मध्ये कसं आहे की नाव अलोकेट होत होतं, पण इथं नाव नाही अलोकेट होत, फक्त मेमरी रिझर्व्ह होते. सो आता ते मेमरी रिझर्व्ह होऊन आपल्याला ऍड्रेस रिटर्न येतो, म्हणजे ती मेमरी कुठं सेव्ह आहे. सो ते ऍड्रेस रिटर्न झालेलं आपण ऍड्रेस कुठे स्टोअर करू शकतो, पॉइंटर्स मध्ये. सो बेसिकली जे ऍड्रेस रिटर्न होतं ते आपण पॉइंटर यूज करून स्टोअर करू शकतो आणि त्याच्यात ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. सो हे आहे क्रिएशन. बेसिकली आपण क्रिएट केली तेवढी मेमरी. त्यानंतर काय येतं की अपडेटेशन किंवा इनिशियलायझेशन. सो बेसिकली आपण पाहिलं होतं पॉइंटर्स मधनं आपण व्हॅल्यू कसं ऍक्सेस करू शकतो. सो पॉइंटरच्या आधी जर आपण स्टार यूज केला, सो स्टार यूज केल्यानंतर ते काय करतं, रिटर्न व्हॅल्यू ऑफ दी स्टोर्ड ऍड्रेस, स्टोर्ड व्हॅल्यूज ऍड्रेस, म्हणजे त्या पॉइंटर मध्ये जे काही ऍड्रेस स्टोर्ड आहे, त्या ऍड्रेस मध्ये जे काही व्हॅल्यू आहे ते आपण स्टार पॉइंटरनी यूज करू शकतो. सो सिमिलरली जर यूज करू शकतो तर त्याला मॉडिफाय पण त्यातूनच करू शकतो. सो जर स्टार पॉइंटर इक्वल टू 7 दिलं तर ते इनिशियलाइज झालं. परत 1713 दिलं तर ते अपडेट झालं. बेसिकली म्हणजे आपण चेंज करू शकतो त्या व्हॅल्यूला. कुठल्या हीप मधल्या मेमरीला, म्हणजे आपण जो डायनॅमिकली क्रिएट केलं त्या मेमरीला आपण मॉडिफाय, यूज, अपडेट सगळं करू शकतो युझिंग पॉइंटर. त्यानंतर आपलं सगळं काम झाल्यानंतर त्या मेमरीला डिलीट पण करावं लागतं. बेसिकली आपण 2 टाइप्स पाहिले, स्टॅक आणि हीप. सो स्टॅक मेमरी कशी असते, ती सगळं कंपायलर हँडल करते, बनवणं, डिलीट करणं, अपडेट करणं. कारण की आपण C++ प्रोग्राम मध्ये देत नाही की इंटिजर व्हेरिएबल बनवल्यानंतर त्याला इनिशियलाइज कर, असं कर, तसं कर. आपण सगळं सांगत नाही, ते कंपायलर आपोआप बघून घेतं. सो ते काय करतं, स्टार्ट पण स्वतः करतं, अपडेट पण स्वतःच करतं आणि डिलीट पण करतं. डिलीट म्हणजे क्लिअरिंग फ्रॉम द मेमरी. बेसिकली ते सगळं प्रोग्राम बघून घेतं. जेव्हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होऊन संपेल, म्हणजे बेसिकली प्रोग्राम एक्झिक्युशन स्टॉप होईल. पण हीप मध्ये कसं आहे, आपण स्वतः क्रिएट केली, सो डिलीट पण स्वतःलाच करावी लागते. आणि डिलीट करण्यासाठी एक स्पेशल सिंटॅक्स कीवर्ड दिलाय त्यांनी, डिलीट. सो डिलीट, त्यानंतर ज्या पॉइंटरला आपण असाइन केलंय ते मेमरी, ते जर नाव दिलं, सो ते तेवढी जी मेमरी असते ती फ्री होऊन जाते. बेसिकली डिलीट पॉइंटर केल्याने ती जी आपण डायनेमिक मेमरी असाइन केली ती यूज होऊन फ्री होऊन जाते. सो हेच आपण बेसिकली पाहिलेलं डायनेमिक मेमरी मध्ये की कसं असतं, काय असतं. त्यानंतर बेसिकली आपण पॉइंटर कसं प्रोग्राम मध्ये डिफाईन करतो. हे असं पॉइंटर असं पॉइंट करतं एका मेमरी बाईटला. सो सिमिलरली जेव्हा आपण डायनेमिक बनवतो तेव्हा कसं असतं की पॉइंटर जो आहे आपण कोड मध्ये स्पेसिफाय केलाय की एक पॉइंटर बनव. सो पॉइंटर कसं स्टॅक मध्ये जाणार का, कारण की ते स्टॅटिक मेमरी आहे. पॉइंटर जो आहे आपण प्रोग्राम मध्ये देतो की इंट ऍस्टेरिक पॉइंटर इक्वल टू न्यू इंट. सो जो न्यू इंट असतो तो इथं हीप मध्ये जाणार. न्यू इंट एवढी मेमरी हीप मध्ये रिझर्व्ह होते, कारण की डायनेमिक मेमरी आहे. जेव्हा आपण डिलीट करतो तेव्हा काय होतं, हे न्यू इंट जे आहे ते डिलीट होऊन जातं. हे डिलीट होऊन जातं. सो बेसिकली मेमरी तिथं काहीच नाहीये, पण पॉइंटर अजून तिथंच पॉइंट करतंय. बेसिकली पॉइंटिंग ते ऍड्रेसवर काहीच नाहीये, व्हॅल्यू सगळं डिलीट केलंय, पण तरी पॉइंटर तिथंच पॉइंट करत राहतं.
सो याचं आपण एक्झाम्पल पाहिलेलं तिथं. एकदा आता परत एक क्विक कोड बनवून पाहू. पण हे बघितलं. त्यानंतर डबल पॉइंटर्स पाहिले. हे थोडंसं ऍडव्हान्स कन्सेप्ट असंच फक्त नॉलेजसाठी सांगितलं होतं. सो बेसिकली ते काय होतं की डायनॅमिक डबल पॉइंटरच्या अगोदर जसं आपण सिंपल डेटा टाइप्स क्रिएट करतो, इंटिजर, फ्लोट किंवा बाकीचे, सिमिलरली आपण अरे पण क्रिएट करू शकतो. सो अरे मध्ये पण आपल्याला थोडंसं सिंटॅक्स चेंजेस आहेत, ते आपण बघू याच्यात कोडमध्ये बघू, तेव्हा ते कळेल की काय चेंज आहे. आणि त्यानंतर डबल पॉइंटर पाहिला होता. बेसिकली डबल पॉइंटर काय असतं की एक सिंगल पॉइंटर काय असतो की एका व्हेरिएबलला पॉइंट करतो. सो तो पॉइंटर पण कुठेतरी स्टोअर होतो. बेसिकली एक व्हेरिएबल आहे, ते कुठेतरी स्टोअर झालंय. त्याला पॉइंट करण्यासाठी आपण एक पॉइंटर व्हेरिएबल बनवतो आणि त्याच्यात त्याची ऍड्रेस देतो. सो हा पॉइंटर पण कुठेतरी स्टोअर होतो, कारण की तो पण एक टाइपचा व्हेरिएबल आहे. सो या पॉइंटरला जर आपल्याला अजून एक त्या पॉइंटरला पॉइंट करायचं असेल, सो त्याला बनवण्यासाठी आपण यूज करतो डबल पॉइंटर. सो ज्याचं कोड मधनं आपण क्विकली रिवाइज करू, तिथं अजून चांगलं कळेल. सो बेसिकली एक पॉइंटर लागेल. मी इंटिजरच्या ऐवजी किंवा आपण डबल बनवू. सो डबलचा एक पॉइंटर लागेल, कारण की पॉइंटर मध्ये आपण ऍड्रेस स्टोअर करतो. सो क्रिएशन फर्स्ट स्टेप काय आहे, डायनॅमिक मेमरीची क्रिएशन. सो न्यू डबल डेटा टाइपचं नाव सांगितलं होतं. सो बेसिकली न्यू डबल दिल्याने एक डबलची मेमरी क्रिएट होते. सो आपण सी आउट करू शकतो याला. सो एक्झिक्यूट केल्यावर एक मेमरी दिसेल आणि ही थोडीशी छोटी दिसेल. आपली रेग्युलर 10-15 लेटर्सची असते, पण ही 7 ते 8 लेटर्सचीच आहे. सो ही हीपची मेमरी आहे. असा डिफरन्स या सोलोलनच्या कंपायलर मध्ये असेल. तुमच्या VS कोड मध्ये काय येईल सांगता नाही येणार. सो बेसिकली आता आपण काय करू शकतो, याच्या व्हॅल्यूला चेंज करू शकतो. ऍस्टेरिक पॉइंटर दिल्याने व्हॅल्यू चेंज होते. डबल आहे, सो काहीतरी एक व्हॅल्यू दिली. सो इथं ऍड्रेस प्रिंट करण्याऐवजी आपण व्हॅल्यू प्रिंट करू. सो बेसिकली सी आउट करू ऍस्टेरिक पीटीएन. सो पहिले ऍस्टेरिक पीटीएन मध्ये काहीच व्हॅल्यू नाही येणार, 0 येईल. त्यानंतर 3.45 आला. सो बेसिकली एंड लाईन देऊ आपण. सो फर्स्ट ह्याच्यामध्ये ऍस्टेरिक पॉइंटर 0 आलं, कारण की ते इनिशियलाइज नाही केले. आपण फक्त एक मेमरी बनवून ठेवली. पण सेकंड जो सी आउट आहे त्याच्यात आपण व्हॅल्यू पण टाकली ऍस्टेरिक पॉइंटर यूज करून. सिमिलरली आपण परत चेंज पण करू शकतो. सो तसंच परत ऍस्टेरिक पॉइंटर देऊन चेंज करू शकतो. पण आता आपण काय करणार, या पॉइंटरला डिलीट करू आपण. सो डिलीट कीवर्ड होतं, डिलीट पीटीएन. डिलीट पीटीएन केल्याने हे आपण सेम कॉपी करून किंवा हा कोड कॉपी करून आणि बघू काय डिफरन्स येतो. सो कॉपी, डिलीटच्या अगोदर एकदा प्रिंट होईल. म्हणजे बेसिकली काय येणार, 0 येणार, कारण की स्टार्टिंगला काही व्हॅल्यू नव्हती. त्यानंतर आपण व्हॅल्यू त्याच्यात ऍड केलं 3.45, ते आलं, प्रिंट झालं. त्यानंतर आपण पॉइंटर डिलीट केलं. सो पॉइंटर मधली व्हॅल्यू परत 0 झाली. बेसिकली म्हणजे तिथं काहीच व्हॅल्यू नाहीये. आणि जर मी हा ऍस्टेरिक काढला डिलीट झाल्यानंतर, तो पॉइंट अजून त्याच ऍड्रेसवर करतोय, पण त्या ऍड्रेसला हे नाहीये काही, म्हणजे तिथं मेमरी काहीच नाहीये या पॉइंटर साठी रिझर्व केलेली. जस्ट तो पॉइंट करतोय. याचं मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं. सो अरे मध्ये डिफरन्स काय आहे, फक्त जसं अरेचे कॉपीज बनवण्यासाठी आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करून नंबर देत होतो, तसंच डबलच्या नंतर किंवा डाटा टाइपच्या नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट देऊन जर नंबर दिलं तर ते एक अरे क्रिएट होतो. अरेची मेमरी रिझर्व होते. डिलीट करताना सिंटॅक्स मध्ये चेंज काय आहे, डिलीट स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यावा लागतो. त्यामध्ये नंबर बिंबर काय नसतं, फक्त हे स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायचा असतो. तेवढेच चेंजेस आहेत, बाकी काहीच चेंजेस नाहीत. बाकी सेम पॉइंटर ऑफ 0 ने आपण अरेचे एलिमेंट्स जसं ऍक्सेस करतो, इथं ऍस्टेरिक इंडेक्स नाही द्यावा लागत. का, कारण की पॉइंटर हा एक हे आहे. अरेचं नाव जो असतं ते पण एक पॉइंटर असतं. सिमिलरली हा जो आता आपण युज करतोय डबल वाला, ते पण पॉइंटरच आहे. सो त्यासाठी इथं आपल्याला पॉइंटरच्या आधी ऍस्टेरिक द्यायची गरज नाही. सो इथं 0th एलिमेंट चेंज होणार आणि हे फॉर लूप प्रिंट करून बघू शकता. सो हे एवढं झालं कालच्या लेक्चर मध्ये.
अजून एक डबल पॉइंटरचा एक कन्सेप्ट पाहिलं होता. सो एक क्विक रिव्हिजन घेऊ. जर एक इंट व्हेरिएबल असेल, हा एक व्हेरिएबल आहे क्रिएट, याच्यासाठी आपण एक पॉइंटर बनवू शकतो. आपण पाहिलं याला खूपदा. सो ptn आणि त्याच्यात देऊ शकतो मी ऍड्रेस कशाचा, ए चा. सो आता हा जो ptn आहे, हा पण कुठेतरी स्टोर्ड आहे, याची पण काहीतरी मेमरी असेल. त्याला पॉइंट करण्यासाठी आपण एक डबल पॉइंटर बनवू शकतो. सो हे काय आहे, पॉइंटरचा सिम्बॉल आहे. याला पॉइंटर करायचं म्हणजे या डाटा टाइपला बेसिकली पॉइंटर कशाचा असतो, सेम डेटा टाइपचा लागतो. सो बेसिकली हा जो आहे हा पॉइंटर आहे. सो याला डबल पॉइंटर मध्ये क्रिएट करण्यासाठी अजून एक ऍस्टेरिक द्यावं लागेल. का? कारण की हे बेसिकली आपण इंट कन्सिडर करू शकतो. इंट ऍस्टेरिक हे जे आहे त्याला आपण एक डेटा टाइप कन्सिडर करू शकतो आणि त्याचा पॉइंटर ऍस्टेरिक दिल्यानंतर ते पॉइंटर बनतं. सो बेसिकली इंटचा पॉइंटर त्याचा पॉइंटर म्हणजे बेसिकली डबल पॉइंटर. सो हे dptn आणि त्याला कशाची ऍड्रेस द्यावी लागेल, पॉइंटरची. सो पॉइंटर कुठला आहे, ptn. सो हे कन्सेप्ट होतं. सो याच्याने पण आपण सिमिलरली आपण सेआउट काय करू शकतो, ऍड्रेस ऑफ ए आणि ऍड्रेस ऑफ ptn आणि dptn मधली व्हॅल्यू. सो dptn मधली व्हॅल्यू काय असेल, लास्टचे दोन बघा, हे थोडस जस्ट इथंच बघून घ्या. सो इथं 80x च्या पहिले 80. सो बेसिकली 6680. 0 हेच कन्फ्युज होत असेल. सो हँडल सो बेसिकली लास्टचे दोन जे आहेत ते सेम आहेत. का? कारण की एम्परसँड ptn म्हणजे पॉइंटरचा ऍड्रेस आणि dptn मध्ये व्हॅल्यू काय स्टोर्ड आहे, इथं दिसत असेल पॉइंटरचा ऍड्रेस स्टोर्ड आहे. सिमिलरली जर आपण दोनदा ऍस्टेरिक दिलं, फर्स्ट वेळा देताना काय होणार, या dptn मध्ये जो ऍड्रेस आहे, ऍड्रेस कशाचा आहे, पॉइंटरचा आहे. सो या पॉइंटरच्या ऍड्रेसवर काय व्हॅल्यू असते, पॉइंटर मध्ये काय व्हॅल्यू असते, बेसिकली एक ऍड्रेस असतो. सो हे ऍस्टेरिक dptn काय रिटर्न करणार, आपल्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस. त्याला अजून एक जर ऍस्टेरिक दिलं, सो ते त्या ऍड्रेसवरची व्हॅल्यू म्हणजे बेसिकली व्हेरिएबलची व्हॅल्यू. सो इथं लास्टला 10 प्रिंट होईल. सो असंच आहे. हे कालचं क्विक रिव्हिजन होतं डबल पॉइंटर्स डायनॅमिक मेमरी एलोकेशनचं. काही समजलं नसेल तर आपण डाऊट विचारू शकता. काही कालच्या ह्याच्यात काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकतो. आणि आता फक्त जस्ट एक क्विक रिव्हिजन घेतले. बेसिकली आजचे कन्सेप्ट वेगळेच आहेत, हे कालचे फक्त रिव्हिजन होते आतापर्यंत जे काही सांगितलं ते. सो काही डाऊट्स असेल तर विचारू शकता, किंवा आपला आजचा टॉपिक आहे फंक्शन्स. सो बेसिकली फंक्शन्स काय असतात, नावावरून आपल्याला काय वाटतं की फंक्शन्स म्हणजे काहीतरी काम. फंक्शन मॅथमॅटिकल फंक्शन्स आठवतं, काहीतरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बी सी काहीतरी, किंवा आपले नॉर्मल डेली काम काहीतरी ऍक्शन्स, हे असं केलं तसं केलं. सो बेसिकली फंक्शन्स काय आहेत, जर एक रिअल लाईफ एक्झाम्पल घेतलं, सो काहीतरी एक काम. सो आता आपल्याला घरी जेव्हा असतो, सो बेसिकली आज का टॉपिक है फंक्शंस. सो फंक्शंस बेसिकली जब भी हम देखते तो हमें क्या याद आता है, एक तो मैथमेटिकल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड कुछ तो, या फिर कोई एक्शन ऐसे हम परफॉर्म करते हैं वो. सो बेसिकली अगर हम कोई एग्जांपल ले रियल लाइफ का, सो उसमें हमारी मम्मी बाजार से सामान लाने को बोलती. सो वो कैसा है कि एक वो भी एक टाइप का फंक्शन है. सो अभी स्क्रीन देख रहे हैं? बंद हो गया था. सो हाँ, सो हमारी मम्मी हमको बाजार से सामान लाने को बोलती है, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप का फंक्शन है, कुछ काम कर रहे हैं हम. तो अगर हम उसे रिलेट करने की कोशिश करें तो मम्मी क्या बोलती है, बाजार से सामान ला.
तो बाजार से सामान लाने की एक प्रोसीजर होती है कि पहले घर से लिस्ट लेना चाहिए कि सामान क्या-क्या चाहिए। लिस्ट लेके फिर उतने पैसे लेके कौन से दुकान जाना है सब पूछ के रखना पड़ता है। फिर हम वहाँ से घर से निकलते, दुकान में जाते, वहाँ पे लिस्ट देते, ये सामान चाहिए, पैसे देते, बचे हुए वापस लेते, वापस घर आके माँ को दे देते। सो ऐसा ही सेम सी प्लस प्लस में भी फंक्शंस करके एक कुछ है। तो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली कुछ एक टास्क जो हमें रिपीटेटिवली परफॉर्म करने होते हैं या फिर कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हम वापस-वापस परफॉर्म करते हैं। पर वो अगर जैसे हमने एक पैटर्न इसका देखा था, पैटर्न प्रिंट करने वाला। सो पैटर्न प्रिंट करने से अच्छा हमने क्या देखा था 5 बार प्रिंट करना। सो इंट आई इक्वल टू 0 I is less than 5 और I plus plus so cout I handle सो बेसिकली ये एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। सो हमने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया था 1 से लेके 5 बार प्रिंट करने का। सो 1 से लेके 5 अभी ये जो कोड है मतलब ये जो फंक्शन है बेसिकली 5 बार प्रिंट करने का इसी को हमें 5 बार वापस प्रिंट करना है। सो हम क्या कर सकते हैं इसे कुछ नाम देके रख सकते हैं एक साइड में। सो इसे निकाल लेंगे, कुछ नाम देंगे। सो क्या नाम देंगे प्रिंट 5 सो प्रिंट 5 करके नाम देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ये सिंटैक्स क्या होता है ये मैं बताऊँगा, जस्ट अज़्यूम करो प्रिंट 5 नाम का कुछ मैंने बना दिया है इससे और उसके अंदर जो है उसके बॉडी में मैं क्या डालता हूँ ये फॉर लूप का ये डालता हूँ। सो ये एक फंक्शन का सिंटैक्स करेक्ट करने के लिए हमें क्या लगता है एक पैरेंथेसिस लगेगा और रिटर्न टाइप लगेगा। ये जस्ट अभी कंफ्यूज मत हो कि रिटर्न टाइप क्या है, पैरेंथेसिस किस लिए क्या-क्या है। जस्ट अभी अज़्यूम करो कि हम क्या कर रहे हैं। सो वॉइड ये वॉइड का भी मतलब समझाता हूँ, पर जस्ट अज़्यूम करो कि हम यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहे हैं 5 बार प्रिंट करने का। सो हमने क्या किया अभी मम्मी जैसे बोलती है कि बाजार से सामान ला, तो हमें पता है क्या-क्या करना होता है। सो वो पता कैसे है क्योंकि हमको पहले कभी तो भी बताया रहता है, पहले से ही डिक्लेयर करके रखा रहता है कि सामान ला मतलब क्या करना होता है, दुकान में जाना पड़ता है, ऐसे-ऐसे करना पड़ता है। अगर कुछ दूसरा काम हो सो बेसिकली घर में झाड़ू मार, सो झाड़ू मारने को हर बार थोड़ी ना वो बताते मम्मी कि ऐसे झाड़ू मारना है, झाड़ू लेना है, ऐसे हाथ से घुमाना है। सो ये हर टाइम नहीं बोलते, एक ही बार उन्होंने बताया रहता है कभी तो और वो हम सीख गए होते हैं या तो फिर हमें पता रहता है कि कैसे करना रहता है। सो बेसिकली ऐसे ही एक बड़ा-सा कोड है मतलब 5 बार प्रिंट करने का ये कोड है। सो इसे हमने कुछ नाम दे दिया प्रिंट 5 नाम का। सो अभी जब भी हमें 5 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना होगा, सो मैं अगर सिर्फ प्रिंट 5 नाम दे दूँ, तो वो ऑटोमैटिकली वो काम कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक बार डिक्लेयर करके रखा है कि ऐसे-ऐसे काम है और जब भी हम उसे कॉल करते हैं बेसिकली, सो जब भी हम उस काम को बुलाते हैं या फिर करने को लगाते हैं कंपाइलर को, सो वो कर देता है। सो बेसिकली अगर मैं प्रिंट 5 यहाँ पे सिर्फ प्रिंट 5 सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्रिंट 5 लिखा और ये पैरेंथेसिस कंपल्सरी रहता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, जस्ट अभी एक बार हम प्रोग्राम चला के देखेंगे कि चलता कैसे। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रिंट 5 बोला है, मेन फंक्शन में जो कुछ करते हैं, वो क्या होता है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है बेसिकली। ये बाहर है मेन फंक्शन के, सो ये बाहर क्यों होता है, क्या होता है, सब समझाता हूँ। पर जस्ट अभी कि हमने एक कोड जो है उसे किसी एक बॉक्स में किसी एक रैपर में रैप करके उसे एक नाम दे दिया। बेसिकली चॉकलेट जैसे मिलता है हमें, सो उसे एक पेपर में रैप करके हम नाम लिख देते हैं कि ये चॉकलेट का कंपनी है या फिर गिफ्ट देते हैं किसी को। सो वैसे रैप करके इस कोड को हमने कुछ नाम दे दिया और वो हमारे केस में नाम है प्रिंट 5। सो ये क्या करता है? प्रिंट करता है 1 से लेके 5। अगर मैं ये एग्ज़ीक्यूट करूँ, सो 1 से लेके 5 आ गया, पर मैंने फॉर लूप मेन में लिखा ही नहीं, तो ये एग्ज़ीक्यूट कैसे हुआ? सो मैंने मेन को क्या बोला कि प्रिंटफाई करके एक फंक्शन है, मतलब एक काम है प्रिंटफाई करके, तो वो एग्ज़ीक्यूट कर मतलब वो काम कर तू।
सो वो काम हमने पहले से डिफाइन करके रखा है कि उस काम में क्या करना होता है। सो करना क्या होता है, फॉर लूप चलाना है 1 से लेके 6 तक का, और आई प्रिंट करते जाना है। सो 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। मतलब बेसिकली हमें पहले तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि वो काम कैसे करते हैं। सो वो फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कुछ करते हैं, वो सब। सो वो होता है डिक्लेयर। और जब हमें वो काम उससे करवाना होता है तो वो हो गया फंक्शन कॉलिंग, या फिर हाँ बेसिकली फंक्शन कॉलिंग ही बोलते हैं उसे। सो हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को बुला रहे हैं, या फिर वो फंक्शन हम इस सी प्लस प्लस से करवा रहे हैं। सो बेसिकली ये मेन के बाहर क्यों रहता है, तो ये कैसा है कि मेन में क्या होता है, ये फंक्शंस यूज किसके लिए होते हैं बेसिकली। सो अभी हमको ये प्रिंट फाइल जो है वो 100 बार प्रिंट करना है। सो बेसिकली एक तो फॉर है, सो 100 बार प्रिंट करना है तो एक लूप ही लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 बार प्रिंट फाइल तो नहीं लिख सकते। सो इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई इज लेस देन 100। सो ये 99 बार प्रिंट करेगा। सो क्या करना है, 100 बार आई प्लस प्लस एक काउंटर ले लिया, और करना क्या है इसमें, प्रिंट फाइल को बुलाना है। बेसिकली प्रिंट फाइल बुलाना है, कॉल कर रहे हैं हम। और उसके बाद बुला के क्या कर रहे हैं, एक एंड लाइन दे रहे हैं, ताकि पता चले कि मतलब कंफ्यूज ना हो, आउटपुट में कंटिन्यूअस बड़ा टेक्स्ट ना हो, बीच बीच में एक एक गैप हो। सो देखो 1 2 3 4 99 बार प्रिंट हुआ ये। अगर दिखेगा 1 2 3 4 5 जो है काम, मतलब हमने क्या बोला था, प्रिंट फाइल एक काम था, वो कितने बार एग्जीक्यूट किया, 99 टाइम्स एग्जीक्यूट किया। सो इस कंपाइलर ने 99 टाइम्स उस काम को बुलाया है। सो दिख रहा होगा। ऐसे ही ये तो बहुत सिंपल काम था, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट फाइल की जगह पे वो लिख सकते, पर कुछ कॉम्प्लेक्स काम भी होते कि यहाँ से डाटा ले, ये ऐसा कर, ये वैसा कर। अगर हम वेबसाइट का एज्यूम करें, सो वेबसाइट पे कैसा, जब भी हम एक बटन पे क्लिक करते तो वो क्या करता है, उसके पीछे एक फंक्शन होता है कि क्या कर, अगर अमेजोन का बटन है ऐड टू कार्ट वाला, सो वो क्या करता है, तुम्हारा अकाउंट ढूंढता है, अकाउंट में जाता है, तुम्हारे कार्ट में जाता है। अगर जगह होगा कार्ट में, सो वहां पे एक भर देता है। भरने के बाद क्या करता है, तुम्हारे कार्ट का जो नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, उसमें +1 करता है। ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप रहते हैं। पर अभी सीखते समय हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये छोटा सा फॉर लूप वाला प्रोग्राम है। फॉर लूप के बजाय हम डायरेक्ट ले सकते हैं, बेसिकली प्रिंट फाइल की जगह पे प्रिंट हेलो करके और एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या ये करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट हेलो करेगा। सो प्रिंट एच करके नाम दे देंगे। और ये ऐसा उसकी बॉडी रहती है, मतलब वो प्रिंट एच बुलाने पे क्या क्या होगा ये इस बॉडी के अंदर बताना पड़ता है। करली ब्रैकेट्स कभी भी एक बॉडी होती है, मतलब उसके अंदर जो कुछ होता है वो उसके ऊपर वाले नाम पे होता है। सो यहाँ पे क्या करना है, सी आउट करना है हेलो। सो हेलो, और फिर एंडल। सो ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स दिए नहीं है, देने पड़ेंगे। सो अभी प्रिंट एच क्या करेगा, प्रिंट हेलो, बेसिकली ये फंक्शन है, मैंने शॉर्टकट में प्रिंट एच लिख दिया। सो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। सो प्रिंट फाइव की जगह पे मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रिंट हेलो, प्रिंट एच। और ये सर्कुलर ब्रैकेट ये कंपलसरी होता है, क्यों होता है, क्या होता है, वो बताता हूँ मैं। सो एंड लाइन होगा। सो एग्जीक्यूट करने पे देखो हेलो 99 बार प्रिंट हुआ। मतलब एक काम है, हमने डिक्लेयर करके रख दिया है यहाँ पे किसी नाम से, जैसे वेरिएबल बनाते थे वैसे ही सेम वेरिएबल में डाटा स्टोर करते थे, फंक्शंस में हम कुछ सेट ऑफ कोड स्टोर करते, और इसे हम रीयूज करते, वापस वापस हेलो बुलाना है। अभी जब भी घर पे कोई गेस्ट आता है तो हमको हेलो बुलाना पड़ता है। अगर हमने कोई एआई असिस्टेंट बना लिया, मतलब वो जरा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, पर जस्ट एक आइडिया लो कि हम एक एआई बना रहे हैं, तो जब भी कोई नया आदमी आएगा तो हेलो बोलेगा। सो हेलो बोलने के लिए फिर एक फंक्शन लगेगा, क्योंकि वो काम वो वापस वापस कर रहे हैं, और हर टाइम उसे लिखने की जरूरत नहीं है कि सी आउट हेलो सी आउट हेलो।
उससे अच्छा एक फंक्शन बना के रख सकते हैं, और जब भी कोई गेस्ट दिखेगा तो वो क्या करेगा, हेलो बोल देगा। सो ऐसा एआई बन गया। सो एक बेसिक इसके साथ, काम के साथ। सो अभी फंक्शंस का सिंटैक्स। सो स्टार्टिंग में रिटर्न टाइप होता है। सो रिटर्न टाइप, उसके बाद में फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम। उसके बाद एक सर्कुलर पैरेंथेसिस होता है और इसके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं। ये आर्गुमेंट्स क्या होता है ये हम मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे अगर आज ही टाइम होगा तो। इसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट्स, इस फंक्शन की बॉडी बेसिकली, या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब हमें करना क्या है अगर ये फंक्शन नेम को बुलाया तो। सो ये हो गया डिक्लेरेशन, सॉरी डेफिनेशन, कि वो कैसा क्या क्या काम करेगा, डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन। और जो हम नीचे मेन फंक्शन में जो बुलाते हैं वो होता है कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। सो वहां पे क्या करते हैं, फंक्शन नेम देते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर नेम और सर्कुलर ये पैरेंथेसिस। सो ये इतना देंगे तो ये कॉल होता है। सो बेसिकली रिटर्न टाइप जो हमने ये लिया था एग्जांपल किसका, सामान लाने का बाजार से। तो सामान लाके हम वापस मम्मी को देते हैं। सो मम्मी ने काम बताया था, अगर समझे कि हम मम्मी मेन फंक्शन है, वो हमें कुछ काम बता रही है और हम सी प्लस प्लस की कंपाइलर है, हमें क्या काम बताया है कि बाजार से सामान लेके आ, वो पहले से डिफाइन करके रखा है कहीं तो, बचपन में हमको बता के रखा था ये ऐसे ऐसे लाते या ऐसे ऐसे करते, तभी सिखाया था। सो वो डेफिनेशन हो गया। अभी उन्होंने उस फंक्शन को कॉल किया कि जाके बाजार से सामान लेके आ। सो लेके सामान जो लेके आके देते हैं हम मम्मी को, सो देते समय पूरी वो ये दे देते, थैली दे देते, उसमें क्या क्या होता है, वेजिटेबल्स होता है, जो कुछ उन्होंने मंगवाया होता है वो होता है। सो बेसिकली हम कुछ वापस देते हैं मेन फंक्शन को, अगर मम्मी मेन फंक्शन है तो हम उन्हें वापस कुछ डाटा दे रहे। सो वो हो गया रिटर्न। सो रिटर्न करते समय किसी डाटा टाइप को सी प्लस प्लस में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या रिटर्न किया, इंटीजर रिटर्न किया, बुलियन रिटर्न किया, स्ट्रिंग रिटर्न किया, कैरेक्टर रिटर्न किया, या क्या रिटर्न किया। सो वो स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है कि क्या रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने वॉइड लिखा, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना, मतलब मैंने कुछ दिया नहीं वापस मम्मी को। मम्मी ने क्या बोला, जा खेल के आ, खेल के आने के बाद मम्मी को कुछ देते नहीं। सो हम हमारे खेल के आ गए, सब काम करके आ गए, पर रिटर्न कुछ नहीं किया। सो जब रिटर्न कुछ नहीं करना होता डाटा, तभी हम लिखते हैं वॉइड। वॉइड मतलब कुछ नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करना। यहाँ पे ये जो फंक्शन का सिंटैक्स हम देख रहे हैं वो सिमिलरली मेन का नहीं दिखता। हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे, हेडर, नेम स्पेस और मेन फंक्शन। सो मेन भी एक टाइप का फंक्शन है। रिटर्न क्या कर रहा है, इंट, दिख रहा है यहाँ पे, इंट मेन। इंट मेन मतलब इंटीजर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमारा सिंटैक्स क्या कहता है, वो रिटर्न टाइप है। सो रिटर्न क्या करता है, इंट रिटर्न करता है। और हमने पुराने कंपाइलर में कंपल्सरी रिटर्न 0 देना पड़ता था, रिटर्न 0। सो ये रिटर्न क्या करता है, बेसिकली इंटीजर के नाम पे ये एक एरर कोड रिटर्न करता है। बेसिकली एरर कोड क्या होता है कि प्रोग्राम्स में गलतियां होती है कभी कभी, मतलब अभी मैथ्स में हम देखें तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकेंगे, तो वो एक एरर हो गया। बाकी सब नंबर के लिए वैलिड होता है, पर एक्सेप्शन होता है। देखो हमारे मैथ्स में कि a डिवाइडेड बाय b फॉर ऑल b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b अगर 0 नहीं होगा तो वो चलता है। सो b नॉट इक्वल टू 0 वो क्या है, एक एक्सेप्शन है। बेसिकली ऐसे ही प्रोग्राम में एक्सेप्शंस आते हैं। हमने यूजर से पूछा होता है उसका नाम, पर वो गलती से उसने अगर वो लेबल देखा नहीं होगा तो उसने नंबर रिटर्न कर दिया, गलती हो गई, उससे गलती हुई यूजर से, पर हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल गया, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, तो वो एक एरर हो गया। सो ऐसे ही प्रोग्राम्स में जो एरर होते हैं, सो मेन फंक्शन में उसका पता लग जाता है कि एरर क्या हो गया। 0 मतलब सब ठीक, ऑल ओके। 1 मतलब कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ है मेन फंक्शन में। और फिर वैसे ही 1 2 3 4 139 ऐसे बहुत कुछ कोड्स होते हैं
जो वो रिटर्न करता है। सो अगर यहाँ पे हम रिटर्न 1 करें, सो एरर कोड पर यहाँ पे नहीं देगा। अगर तुम VS कोड में या फिर सबलाइम टेक्स्ट में अगर तुम यूज कर रहे हो C++, तो वहाँ पे रिटर्न 0 के बजाय रिटर्न 1 कर दो। इंट मेन फंक्शन बनाओ, ब्लैंक रखो और डायरेक्टली रिटर्न 1 करो। सो वहाँ पे नीचे आता है कंपाइल्ड सक्सेसफुली विद एग्जिट कोड 1। एग्जिट कोड 1 मतलब कुछ तो एरर हुआ है प्रोग्राम में, 0 मतलब ऑल फाइन। ऐसे ये रिटर्न करता है कुछ तो। सो रिटर्न, अगर कुछ हमें रिटर्न करना होगा फंक्शन से, सो हम लिखते हैं कीवर्ड रिटर्न, मतलब दे रहे लास्ट में जाके। अगर वही क्या फंक्शन था, बाजार से सामान लाने का, सो यहाँ पे ये 5 बार प्रिंट करने के बजाय हम कुछ काम कर रहे हैं कि गो टू शॉपकीपर, ये वो ऐसे ऐसे, इतना इतना पैसे दो, पैसे वापस लो। और रिटर्न, रिटर्न में क्या क्या रिटर्न करो, सामान और बचे हुए पैसे। सो ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं। सो मेन भी एक फंक्शन है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली डिफाइन करते समय रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स मतलब ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन क्या है ये समझ लेंगे। सो फंक्शन का नाम जब पुकारा जाएगा तभी क्या होगा, क्या काम करेगा वो, सो वो लिखा जाता है इस बॉडी में। और बेसिकली बुलाते कैसे, फंक्शन का नाम डायरेक्ट देके उसके साथ पैरेंथेसिस, ये कंपलसरी होता है। सो इस फंक्शन में कुछ डाउट्स है? फंक्शन क्या है, कुछ समझ में नहीं आया? ये सिंटेक्स क्या था, डिफिनेशन क्या था, कॉलिंग क्या था? कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो पूछ लो। सो मुझे एक फंक्शन बनाना है जो प्रिंट करता है ट्रू। सो नाम होगा प्रिंट ट्रू। सो कैसे बनाएंगे वो फंक्शन, मतलब सिंटेक्स के हिसाब से क्या करेगा वो, कैसे लिखेंगे हम उस फंक्शन को? कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हमने जस्ट देखा था। कुछ तो 4 वर्ड का रहता है वो, void इंटीजर, फ्लोट। करेक्ट। सो वॉइड, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना, वॉइड। उसके बाद फंक्शन नेम मैंने क्या बोला, प्रिंट ट्रू। सो प्रिंट ट्रू नाम का ये हो गया। उसके बाद क्या देना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस? सिंटेक्स के हिसाब से क्या है? करेक्ट। सो पैरेंथेसिस देने पड़ते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी, बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट। उसके अंदर क्या लिखना है, प्रिंट ट्रू करना है। सो नाम से क्या समझ रहा है हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ट्रू को। सो ये ट्रू चलो स्ट्रिंग वाला है, ये कंसिडर कर लो। सो क्या लिखना पड़ेगा, कोड क्या होगा प्रिंट Cout ट्रू के बॉडी में? यस, कोई बोल रहा था? स्ट्रिंग ट्रू प्रिंट करना है। प्रिंट करने का ये क्या है, करते कैसे हैं हम प्रिंट सी प्लस प्लस में? सी आउट करेंगे। करेक्ट। सो सी आउट करेंगे क्या, ट्रू, ट्रू को सी आउट करेंगे। ट्रू को सी आउट करेंगे। चलो एंड लाइन नहीं देते, डायरेक्टली इतना ही करते हैं। सो ये बन गया एक प्रिंट ट्रू फंक्शन। अभी इसे कॉल करना होगा, यूज करके देखेंगे चल रहा है या नहीं, मतलब ठीक से बनाया है नहीं। सो फॉर लूप में नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम कर देंगे। ये रिटर्न भी कंपलसरी नहीं होता, ये सिर्फ इसमें कंपलसरी नहीं है, मेन फंक्शन में। वो जब हम रिटर्न का पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये सिर्फ मेन के लिए एक्सेप्शन है कि रिटर्न नहीं भी कर सकते। जब भी हम वॉइड की जगह अगर कुछ भी डाटा टाइप लिखते तो हमें रिटर्न कंपलसरीली करना ही पड़ता है, नहीं किया तो एरर आता है। पर ये मेन क्या है, मेन एक एक्सेप्शन बन गए, क्योंकि मेन से हर टाइम रिटर्न 0 करना मतलब ये लिखते जाना पड़ता है ना वो,
सो प्रोग्रामर के लिए इजी हो इसलिए वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है, पर बाकी के हर फंक्शन में कंपलसरी लिखना पड़ता है, वो जब हम रिटर्न देखेंगे तब यूज करेंगे। सो मुझे प्रिंट ट्रू फंक्शन को कॉल करना है, कैसे करूंगा, क्या लिखना पड़ेगा? print to parent. प्रिंट ट्रू ऐसा लिखा तो चलेगा? चलो देख लेंगे एग्जीक्यूट करके चलता है या नहीं। सो error, print true was not declared in the scope, did you mean print capital T वाला true? सो देखो वो बताता भी है कि कहीं कहाँ पे गलती हुई है, और शायद से तुम ये कहना चाह रहे थे, ऐसा वो एज्यूम भी करता है। सो करेक्ट है उसका एजम्पशन, हमको प्रिंट टी कैपिटल वाला ट्रू लिखना है। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट एच करेंगे। सो प्रिंट एच, जो नाम होगा वही देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ने केस सेंसिटिव है, ये हमने पढ़ा था कि कैपिटल ट्रू और छोटा ट्रू अलग अलग होता है। ट्रू और हेलो प्रिंट हो गया। अगर वापस वो प्रिंट 5 भी करना है तो वो भी कर देंगे। सो एक के बाद एक कितना भी हम फंक्शंस कितने भी बार लिख सकते हैं। सो इसी फंक्शन को 5 बार भी लिख सकते हैं, पर 5 बार लिखने से अच्छा हम लूप लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हो गई तो हम उस लूप से ठीक कर सकते हैं। सो चलो एग्जीक्यूट करते हैं, क्या प्रिंट होगा? ट्रू हेलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो सेम वैसे ही आया जैसे एक्सपेक्टेड था। सो ये होते हैं फंक्शन, कुछ सेट ऑफ कोड्स जिससे हम ये कर सकते, जिसमें हम कुछ ये कर सकते, सेट ऑफ कोड्स जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रिंट बहुत कर लिया, अभी कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा था हम, ये प्रिंट टू वगैरह की जगह अब क्या करेंगे, एक ऐड फंक्शन बनाएंगे, हमारा सबसे सिंपल फंक्शन। सो लेट जस्ट अज्यूम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, नाम देंगे ऐड, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। सो ऐड क्या करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे। सो 3 और 5 को ऐड कर सकते हैं, 3 + 5, इसे सी आउट कर देंगे, सी आउट कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो ऐड लिख देंगे, ये अगर पैरेंथेसिस नहीं दिया तो क्या होता है ये भी देख लेंगे। सो देखो, वार्निंग, स्टेटमेंट इज अ रेफरेंस नॉट कॉल टू अ फंक्शन ऐड। सो उसे समझ रहा नहीं है कि ये फंक्शन का ऐड कॉल कर रहे हैं या सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं। सो पैरेंथेसिस देना इसलिए कंपलसरी होता है, वो क्यों होता है और कैसे होता है वो भी बताता हूँ। पर अभी 3 + 5 8 प्रिंट हो गया, ये दिख रहा है। मैंने बोला था वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू वापस दे भी सकते हैं फंक्शन से। सो उसके लिए 3 + 5 क्या आएगा, कौन सा डेटा टाइप है? Integer. int करेक्ट। सो इंट देना पड़ेगा, इंट ऐड। और ये अभी ऐड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे, सो सी आउट दे, हाँ चलो देख लेते एरर क्या है। सो यहाँ पे दिख रहा है वार्निंग, नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वाइड। मतलब नॉन वाइड मतलब कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है, पर रिटर्न स्टेटमेंट हमने दिया ही नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे सी आउट दिया हमने, रिटर्न दिया ही नहीं है। सो हमेशा जब भी हम नॉन वाइड देते हैं, नॉन वाइड मतलब कोई दूसरा डेटा टाइप देते हैं, सो उसके लिए हमें रिटर्न देना ही पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, 3 + 5 रिटर्न कर देंगे, RETURN, रिटर्न। सो अभी एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, हमने सी आउट किया था, मतलब हम टर्मिनल में वो दे रहे थे। पर इस बार क्या कर रहे हैं, ये ऐड जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर कोई लेने के लिए आदमी खड़ा ही नहीं है। सो बेसिकली अगर एज्यूम करें कि नल नल चालू कर दिया, पानी नीचे गिर रहा है पर बाल्टी रखी नहीं है, और हम सोच रहे कि बाल्टी में पानी आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना।
बाल्टी रखना पड़ता है नल के नीचे। सो ये भी जब रिटर्न करेगा तो किसी में तो भी रखना पड़ेगा, या तो हम सीधा सी आउट कर सकते हैं, सीधा भी सी आउट करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा 8, क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऐड ए की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सिमिलरली अगर सीधा सी आउट नहीं कर रहा, सो हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू आ रही है, सो इंटीजर में क्या रखेंगे, सी रखेंगे, और इसमें स्टोर करके फिर सी आउट सी कर देंगे, क्योंकि अगर सी कभी लग गया काम में, ऐड फंक्शन कभी लग गया, मतलब ऐड की वैल्यू अगर आगे जाके यूज होने वाली रहेगी, सो हम वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। सो ऐसे ये रिटर्निंग होता है। सिमिलरली मैं रिटर्न कर रहा हूँ इंटीजर, पर दूंगा डबल, सो क्या होता है देखेंगे। सो ये मतलब 8 ये कन्वर्ट हो गया डबल में। सो डबल के बजाय अगर कैरेक्टर दे, सो 3 + 5 8 वाला कैरेक्टर कौन सा है वो देखना पड़ेगा। सो ये 8 कैरेक्टर रिटर्न हुआ है। सो बेसिकली क्या हुआ है, मैंने क्या बोला था, जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, पहले ये ऑपरेशन +5 परफॉर्म होगा, रन करते टाइम क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। जस्ट सो यहाँ पे कुछ अलग स्टेप चल रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 + 5 8 बन गया। 8 को कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे तो वो एस का ही वैल्यू उसकी 8 यूज होगी, और 8 से कोई कैरेक्टर बन जाएगा। अब वो एस के टेबल में 8 वाला कौन सा है वो पता नहीं। सो हम क्या करेंगे, 67 दे देंगे, 65 दे देंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या है, ए का कैरेक्टर है। सो हमारा और क्लियर हो जाएगा। सो 60 + 5 65 रिटर्न करेगा। सो अगर मैं ऐड डायरेक्टली परफॉर्म करूं, सो ADD अगर मैं डायरेक्टली यूज करूं तो वो क्या होगा, ए प्रिंट करेगा। सो देखो कैपिटल ए प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं। पर जब मैं इंटीजर सी करता हूँ तब क्या होता है, ये जो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है वो कैरेक्टर किस में कन्वर्ट होता है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, और सी क्या बन जाता है, वापस से इंटीजर बन जाता है। सो जब भी हम ऐड के बाद अगर हम सी प्रिंट आउट करने का देखेंगे एक एंड लाइन के साथ, सो दिख रहा है फर्स्ट ऐड में से कैरेक्टर रिटर्न हुआ, पर हमने उसके पहले क्या किया, एक वेरिएबल इंट लिया और ऐड का जो कैरेक्टर था उसे कन्वर्ट कर दिया वापस इंटीजर में। सो बेसिकली वापस हमें सी में क्या वैल्यू मिल रहा है, 65 मिला, पर ऐड क्या रिटर्न कर रहा है, ए रिटर्न कर रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे अगर एक कंसेप्ट था, वो हम फंक्शंस के बाद देख लेंगे। वो एक स्पेशल कंसेप्ट था, C++ 14 और 14 के बाद आया था एक कंसेप्ट डाटा टाइप के लिए, वो हम बाद में देख लेंगे। सो बेसिकली ये ऐसे चल रहा था। इसलिए जब हम 8 रिटर्न कर रहे थे तो 8 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा था, कोई तो कैरेक्टर था एसके वाला, पर जब हम वापस इंटीजर सी में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो कैरेक्टर से वापस इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जब भी हम सी प्रिंट कर रहे थे तभी 8 मिल रहा था, और हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, कोई एस की कैरेक्टर। सो ऐसा चल रहा है ये। सो बेसिकली इसमें कोई डाउट है? डाउट होगा तो बता सकते हो। सो अगर डाउट नहीं है सो कुछ देख लेंगे। सो अगर वापस में ऐड वाले फंक्शन बनाऊं, सो ऐड फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, मुझे फ्लोट की एडिशन करनी है, तो रिटर्न क्या होगा, दो फ्लोट जब ऐड होंगे तब रिटर्न क्या होगा, इंटीजर इंटीजर ऐड होने के बाद इंटीजर मिलता है, फ्लोट और फ्लोट ऐड होने के बाद क्या मिलेगा, फ्लोट। करेक्ट। सो फ्लोट मिलेगा। ऐड एफ नाम का एक फंक्शन बना दो ताकि समझे फ्लोट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम अंदर कुछ ये करेंगे,
क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 3.6 प्लस 0.4 0.5 कर देंगे ताकि डिफरेंस पता चले। सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, सी आउट करेंगे डायरेक्टली, सी आउट एड एफ। 4.1 है, सो कैलकुलेशन करेक्ट है। सो अभी ये जो फंक्शन है इसमें हम हार्ड कोड कर रहे हैं कि 3.6 और 0.5 को ऐड करो, पर रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। यूजर जो देता है उसे ऐड करते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं तो एक ऐड फंक्शन लगेगा, एक सब्सट्रैक्ट लगेगा, एक मल्टीप्लाई लगेगा, एक डिवाइड लगेगा। सो उसमें कैसा होता है कि ऐड जो यूजर वैल्यू देते हैं वो करते हैं हम, ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं करते। सो अगर यूजर से हमें वैल्यू लेना हो, या तो फिर एक फंक्शन है जो काम सेम करेगा पर इनपुट अलग अलग लेगा। जैसे वो एग्जांपल था सामान लाने का। सो कभी कभी ग्रोसरीज देते हैं, कभी कभी कोई मसाले लाने को बोलते हैं, कभी कोई दूसरा भाजी सब्जी लाने को बोलते हैं। सो काम वही है, जाके लाना ही है, सब स्टेप सेम ही है, सिर्फ आइटम चेंज हो रहे। एक बार मसाला लाओ, एक बार कुछ ग्रोसरीज लाओ, एक बार कुछ सब्जी लाओ, या फिर कुछ चावल बीवल लाओ, या ऐसे मतलब थिंग्स चेंज हो रहे बेसिकली, पर काम जो है वो सेम ही है। सो ऐसे जो थिंग्स चेंज हो रहे उसके लिए हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट टेम्पलेट मतलब बेसिकली टेम्पलेट नहीं, कुछ एक ऐसा वेरिएबल रख सकते हैं जिसमें जो वैल्यू आए उसके ऊपर काम करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है ये किसके लिए होता है, यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, आर्गुमेंट्स। सो इंट ए, इंट बी, ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं मतलब बेसिकली पहले हम यूज करके देखेंगे वो कैसे चलता है, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। सो एड एफ में अभी दो इंटीजर ले रहे हैं बेसिकली। सो इंटीजर नहीं, हम ऐड तो फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट ही करेंगे। ये क्या होता है फ्लोट में, क्यों चेंज किया ये भी मैं बताता हूँ, जस्ट हम एक एग्जांपल देख लेंगे। सो ऐड फ्लोट में दो फ्लोट दे देंगे 5.2 और 0 5.2 और 5.2 क्या आता है, कैलकुलेट कर लो। 10. और सेम आंसर आया क्या नहीं देख लो, सेम आया। 5 + 5 10, 0.2 + 0.2 0.4, सो 10.4 आंसर करेक्ट है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए, मतलब इस फंक्शन के साथ ये दो वैल्यूज हमने पास की है इस फंक्शन को, मतलब ये दो काम है। काम क्या है, ऐड करना है फ्लोट को, पर नंबर कौन से वो मैं देता हूँ, वो होते आर्ग्यूमेंट कि ये दो नंबर है इसको ऐड कर। सो बेसिकली आर्गुमेंट्स जो होते हैं उसके भी हमें डेटा टाइप बताने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, कि वो फ्लोट होगा, फ्लोट मिलेगा, इंट मिलेगा, या क्या मिलेगा। सो अगर मैं फ्लोट की जगह इंट कर दूं, सो ये इंटीजर वैल्यू लेगा। सो 5.2 + 5 क्या होगा, 10.2 होगा। आउटपुट देखो 10.2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला जो 5.2 है वो इंटीजर जैसा एज्यूम हो रहा है। सो इंटीजर में कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा इंटीजर पार्ट, बाकी का डेसिमल पॉइंट क्या आएगा, कट गया। और फ्लोट सेकेंड वाला तो फ्लोट ही था, सो फ्लोट और इंट ऐड होगा, 5 + 5.2 आउटपुट 2। सो ऐसे मतलब बेसिकली ये जो ब्रैकेट में हम वैल्यू दे रहे हैं वो इधर इस वेरिएबल में, बेसिकली ये कुछ वेरिएबल्स है इसमें वो वैल्यू आ रहे, बेसिकली यहाँ से ये जो ए वाला वैल्यू है वो इसमें जा रहा है, ये जो ए बी वाला वैल्यू है वो इसमें जा रहा है। सिमिलरली हमने एक हेलो वाला प्रोग्राम देखा था, हमारा एआई को हम और थोड़ा सा होशियार बनाएंगे। सो वो पहले क्या कर रहा था, सिर्फ हेलो बोल रहा था, पर अभी क्या करेगा, हेलो के साथ वो नाम भी लेगा। सो प्रिंट एच वाला फंक्शन था हमारा, वो क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही होता है नाम। सो स्ट्रिंग नेम, कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं हम, बेसिकली वो पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। हाँ, सो अभी क्या करेंगे, हम सी आउट करेंगे, हेलो तो हमें करना ही है,
सो हेलो स्पेस, उसके बाद क्या आएगा, नाम आएगा, जो कुछ यूजर का नेम होगा वो। सो उसके बाद सेमीकोलन। सो अगर मैं अभी एक प्रोग्राम बनाऊं, ये थोड़ा सा हमारा बुद्धू ये एआई है, तो ये यूजर से पहले नाम पूछेगा। पर जब आजकल की एआई क्या करेंगे, डायरेक्टली फेशियल स्कैन करके यूज कर लेंगे। पर ये क्या करेगा, पहले पूछेगा यूजर से कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तभी मैं ग्रीटिंग करता हूँ। सो एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में ही नाम आएगा। सो स्ट्रिंग लेंगे, नाम लेंगे, उसके बाद सी आउट क्या करेंगे, सी आउट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट हेलो। उसके अंदर हम नाम दे देंगे, बेसिकली एस में नाम स्टोर्ड है, सो वो हम प्रिंट हेलो को दे दिया। सो अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ये नाम पूछ रहा है, सो मैं दूंगा प्रणीत। सो अभी ये क्या बोलेगा, हेलो प्रणीत। सो ये हेलो पीटर जैसा लगेगा थोड़े जनों को जो स्पाइडरमैन फैन होंगे। सो वैसे ही हेलो प्रणीत। ऐसे अगर मैं वापस नेम चेंज करूँ, कुछ और डाल दूँ, रोहन, एग्जीक्यूट करने के बाद हेलो रोहन। सो हम पीटर भी ले लेते, उसे क्यों छोड़े। सो हेलो पीटर। सो हेलो पीटर आ गया। सिमिलरली ऐसे हम कुछ भी नाम दे सकते। अगर नंबर भी दे तो भी वो स्ट्रिंग जैसे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है। सो वो जो इनपुट है वो स्ट्रिंग जैसे कंसिडर होगा, और स्ट्रिंग ही इस प्रिंट एच में पास हो जाएगा। सो ये किसी मशीन का नंबर है समझ लो, क्योंकि अभी एआई के जमाने में जा रहे हैं, तो उसमें मशीन्स तो होंगे, उनका कुछ नाम तो नहीं होगा, कोड्स होंगे, तो ये उसका कोड है। सो ऐसे हम आर्ग्यूमेंट पे डिपेंडिंग, मतलब जो फंक्शन को हम पास करेंगे उसके डिपेंडिंग हम कुछ अलग कर सकते हैं। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ताकि यूजर के डिफाइनिंग या तो फिर प्रोग्राम का जो वैल्यू इनपुट आता है उसके डिपेंडिंग हम कुछ काम कर सके। ये काम तो सेम ही है, हेलो ही प्रिंट करना है, पर हेलो के बाद चेंज हो रहा है। और यहाँ पे भी ऐड क्या कर रहे हैं, हम एडिशन ही कर रहे हैं, पर हर टाइम वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ काम सेम है, एक्शन सेम है। पर इनपुट जो है, जिस जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो अगर चेंज हो रहा होगा, वैसे केसेस में हम आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं और ऐसे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली रिटर्न क्या है, रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सब देख लिया हमने। आर्ग्यूमेंट्स भी देख ले, और ये आर्ग्यूमेंट्स 1 2 3 4 कितने चाहिए उतने ले सकते हैं हम। 10 चाहिए 10, 100 चाहिए 100, 200 चाहिए 200, पर इतने यूज नहीं होते, क्योंकि अगर हम इतना यूज करने लगे तो क्या होता है, प्रोग्राम अच्छा नहीं बनता, क्योंकि कौन सा आर्गुमेंट किधर है, क्या है, कैसा है, ये समझ नहीं आता। और ये फंक्शंस क्यों यूज कर सकते हैं, ये भूल गया था बताने को। बेसिकली कैसा है कि हर एक जो काम होता है, हमारा डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसमें बीच में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी सुबह उठने के बाद ब्रश करना होता है, ब्रश करने के बाद लेक्चर्स होते हैं, मतलब नाश्ता विस्टा करके लेक्चर्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बाद में करते हैं लेक्चर्स के बाद। यहाँ पे कैसा होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, आगे पीछे हो गया। ऐसा अगर हम ब्रशिंग एक फंक्शन सेपरेट बना के रखे, फिर ब्रेकफास्ट जो है वो फंक्शन सेपरेट बना के रखे, लेक्चर्स देखना वो एक सेपरेट फंक्शन बनाए, तो क्या होता है कि अगर किसी कोई पॉइंट पे हमें कोई मेथड चेंज करना होगा, हम इजीली चेंज कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे हमें कुछ चेंज करना होगा, तो वो माइन्यूट चेंजेस में, मतलब यहाँ पे हेलो की जगह मेरा गलत हो गया, एच हेल लिख दिया था मैंने, ऐसा कुछ गलत हो गया रहेगा, छोटी सी मिस्टेक है। अगर मैं ये प्रिंट हेलो अगर 10 बार यूज कर रहा हूँ, जैसे हमने लूप में देखा था, 100 बार यूज करते हैं, 200 बार यूज करते हैं, एक कुछ तो भी चेंज करना होगा, तो 100 200 बार तो चेंज नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट यहाँ पे हेलो के हेल की जगह हेलो कर देंगे। ये ऐसे जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं, इसके वजह से पूरा प्रोग्राम का फ्लो नहीं बिगड़ता, जहां तक सही जा रहा है वहां तक सही जाएगा, और जिस फंक्शन पे एरर आया वो हमें समझ जाएगा कि इस फंक्शन में ये एरर हुआ। अब वो कैसे, उसका अगर एक एग्जांपल ले, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हम,
उसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम नाम लेंगे यूजर से, उसका पूरा इन्फो लेंगे, वो डाटाबेस में सेव करेंगे और उसको उसका प्रोफाइल दिखाएंगे। सो ये कैसे है, यूजर का इन्फो लेना वो एक फंक्शन हो गया, उसे डाटाबेस में डालना एक फंक्शन हो गया, और वापस लाके उसे दिखाना कि तेरा प्रोफाइल ऐसा ऐसा है, ये एक फंक्शन हो गया। सो अभी कभी कभी डाटाबेस का मेरा डेटाबेस चेंज हो गया, या तो फिर उसके नाम के आगे या तो फिर आईडी जो रहता है, आईडी हम हर टाइम इंक्रीमेंट करते हैं, उसके लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ एरर आ गया। सो क्या होता है, पूरा ये प्रोसेस रुक जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे वो समझ जाता है, डाटाबेस में वैल्यू नहीं जा रहा, किसकी गलती है, डाटाबेस का जो कोड है, डाटाबेस में जाने वाला जो फंक्शन है उसकी गलती है। अगर प्रोफाइल नहीं दिख रहा तो किसकी गलती है, या तो फिर यूजर ने वो भरा नहीं है। अगर उसने सक्सेसफुली भरा है तो डाटाबेस की गलती है, उसमें डाटा गया नहीं। अगर डाटाबेस में गया है सक्सेसफुली, मतलब हमको दिख रहा है कि डाटाबेस में एंट्री है, तो गलती किसकी है, वापस जब लाता है वो फंक्शन जो हमें प्रोफाइल दिखाता है, उस फंक्शन की गलती है। सो ऐसे बड़े बड़े कोड्स में हमें समझ आता है कि एरर कहाँ पे है, और एक छोटे से एरर की वजह से पूरा प्रोग्राम हमें पढ़ना नहीं पड़ता 2000-3000 लाइंस के। सिर्फ वो मेन फंक्शन ढूंढो, वहां पे क्या एरर हो रहा है वो सॉल्व करो, हो गया। इसलिए हम फंक्शन चूज करते हैं क्योंकि वो रीयूजेबल होते हैं। सो ऐसा थे फंक्शंस का बेसिक इंट्रो। सो आज के लिए शायद से बस, थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि फंक्शंस क्या है। बाकी के जो पुराने कंसेप्ट से, वेरिएबल, लूप्स और क्या क्या देखा था, कंडीशनल्स, अरे, पॉइंटर्स, इस सब पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो ताकि डाउट आए थोड़े बहुत। और डाउट खुद से सॉल्व करना मतलब एरर हैंडलिंग सीखो कि कहाँ पे गलती हुआ, कैसे कोड में गलती हुआ। इंटीजर ए ऑफ आई जो है उसकी इंडेक्स आई से बड़ी हो गई, मतलब डिक्लेयर करते समय 10 एलिमेंट्स दिए थे पर 11वें एलिमेंट को एक्सेस कर लिया गलती से, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। सो ऐसे सब जब हम खुद से ट्राई करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। सो क्वेश्चंस ट्राई करो, हैकर रैंक, हैकर अर्थ या फिर कोई प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक अकाउंट क्रिएट करो, और उनके ऐसा एक ये रहता है, पूरा कोर्स रहता है बेसिक से लेके आगे तक। सो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। कुछ डाउट आया तो व्हाट्सएप ग्रुप तो खुला ही है, कभी भी मैसेज कर दो। सो अगर और कोई डाउट नहीं होगा तो आज के लिए बस करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। Thank you. वेलकम। सो अगर डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो, आज के लिए इतना ही। Thank you. वेलकम।